अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। 5 राज्यों का चुनाव और पहले राउंड की वोटिंग मिजोरम में कंप्लीट हो चुकी है। आधा छत्तीसगढ़ वोट डाल चुका है। अब दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को है। क्या चल रहा है इन 4 राज्यों में, क्योंकि मिजोरम ने अपने वोट लॉक कर दिया है, जो 3 दिसंबर को हमें पता चलेगा कि वहाँ किसकी सरकार बनने जा रही है। तो अब तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कौन लेगा स्थान और किसकी बनेगी सरकार? क्या मौजूदा सरकारें रिपीट होने वाली हैं या फिर परिवर्तन अवश्यंभावी है? क्या होने जा रहा है इन 4 राज्यों में? अब हम इस बारे में बहनों भाइयों चर्चा करेंगे और आज की डिबेट में इस मसले पर बात करने वाले हैं। अब जब एक राज्य के चुनाव पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हों, मिजोरम, बाकी बचे 4 राज्य। 4 राज्य में भी से आधे छत्तीसगढ़ में वोट पड़ चुका है 17 नवंबर, और उसके बाद ये 30 दिसंबर तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। तेलंगाना में आखिरी फेज में पोलिंग की कराई जाएगी। तो बहनों भाइयों, राजस्थान में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ क्या चाहता है? तेलंगाना इस बार किसकी तस्वीर लगाने जा रहा है और वहाँ की राजनीति में क्या कोई बहुत बड़े उलटफेर का संकेत है? एनीथिंग पॉसिबल। हम बात शुरू करेंगे तेलंगाना से। बहनों भाइयों, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी पूरे राज्य की सबसे ताकतवर पार्टी रही है, लेकिन इस बार केसीआर की कुर्सी कांग्रेस ने हिला दी है। अब तक आए ओपिनियन पोल और सर्वे ये बताते हैं कि इस बार बड़ी कड़ी चुनौती कांग्रेस तेलंगाना में प्रस्तुत कर रही है। हालांकि अभी भी बीआरएस अच्छी पोजीशन में है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले अब तक के जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं उसमें केसीआर की पार्टी यानी बीआरएस कांग्रेस के मुकाबले कोई बहुत बेहतर परफॉर्म करते नहीं दिख रही है, यानी केसीआर की कुर्सी खतरे में है। बीजेपी तेलंगाना में अपने को पीछे कर चुकी है। कारण क्या है कि वर्टिकल इलेक्शन चल रहा है बीआरएस और कांग्रेस के बीच। अब लौटिए राजस्थान। राजस्थान की राजनीति बहनों भाइयों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 5-5 साल का वहाँ टर्म चलता था। 5 ईयर बीजेपी, 5 ईयर कांग्रेस, या तो वसुंधरा या गहलोत। इस बार वसुंधरा लीडिंग पोजीशन से पीछे है, नेतृत्व की भूमिका में नहीं है। सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान में वोटिंग हो रही है। राजस्थान क्या चाहता है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब तक जो भी ओपिनियन पोल आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहतर पोजीशन सजेस्ट करते हैं कांग्रेस के मुकाबले। बीजेपी वहां पर पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन के लिए देखी जा रही है, लेकिन उनका सेनापति शायद बदलेगा, इस बात की पूरी संभावना है। यानी वसुंधरा राजे सत्ता मिले या न मिले, अब वहाँ पर नेतृत्व की भूमिका में नहीं होंगी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और दीवार पर लिखी हुई इबारत है, जिसे पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। अशोक गहलोत के लिए राह आसान नहीं है। पार्टी के भीतर बगावती, सचिन पायलट के समर्थक और आला कमान का उनके साथ मतभेद, ये उनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश का ये समझेंगे कि दरअसल पूरे इन 5 राज्यों में सबसे दिलचस्प मुकाबला और पूरे देश भर में चर्चा किसी राज्य की है? मध्य प्रदेश की। क्यों चर्चा है? वहाँ का मुकाबला ही ऐसा है। चाहे वो मालवा का रीजन हो, चाहे वो चंबल का रीजन हो, चाहे वो बुंदेलखंड का एरिया हो, चाहे वो रीवा संभाग हो, अलग ही तस्वीर प्रस्तुत करता है। पिछली बार बहुत ही कम मार्जिन से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी और गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर कमलनाथ ने वहां सरकार बनाई। सिंधिया ने बगावत की, कांग्रेस टूट गई, सरकार गिरी, शिवराज चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो इतिहास बीजेपी वर्तमान कर रही है राजस्थान में, वही मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। शिवराज को पीछे लिया गया है। कारण एंटी इनकम्बेंसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए बताई जा रही है, पार्टी के लिए नहीं। क्या कमलनाथ और कांग्रेस करिश्मा कर पाएंगे? कांग्रेस के सिर्फ 2 लीडर हैं जो ग्राउंड पर लड़ रहे हैं,
कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, पूरी बीजेपी, सेंट्रल लीडरशिप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये खुद मुकाबले के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अब बीजेपी ने वो तरीका खोज लिया है कि रीजनल लीडरशिप बढ़ाने के बजाय सेंट्रल लीडरशिप ही हर राज्य में चुनाव लड़ेगी और फिर वो तय करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ आधा चुनाव हो चुका है। जो नक्सलाइट बेल्ट्स रही हैं, जो सबसे अशांत एरिया रहा है, वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा लिया गया है। लेकिन बहनों भाइयों, एक आश्चर्यजनक बात पता चली है। छत्तीसगढ़ में पहले फेज में 76% पोलिंग हुई है। कितना? 76%, रिकॉर्ड। ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य का विषय है और ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के लोग साइलेंट, कोई वेव चल रही है अंदर। किसके हक में चल रही है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बहनों भाइयों कुछ तो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 76% वोट, वो भी ट्राइबल्स एरिया में वोट कास्ट हो जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये असामान्य है, ये असाधारण प्रवृत्ति है। इसका मतलब कोई अंडर करंट ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है जिसे मीडिया, नेता पकड़ नहीं पा रहे। तो इन 5 राज्यों के परिणाम क्या होंगे? क्या कांग्रेस ताकत में लौटने वाली है या बीजेपी पटकनी देकर केंद्र की सत्ता पर अपनी दावेदारी को बेहद मजबूत करने वाली है? आज खुली चर्चा, विस्तृत चर्चा इस विषय पे हम करने वाले हैं। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए, उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना ये कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम। मध्य प्रदेश के चुनाव का सवाल है। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन इसलिए भी चाहती है कि कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, और जो बुनियादी समस्या है उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। बहनों भाइयों, भोपाल, जयपुर और दिल्ली से हमें कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी आज ज्वाइन करेंगे जो इन 5 राज्यों की तस्वीर प्रस्तुत करने वाले हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण दीक्षित जी भोपाल से हमें कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। ओम सैनी जी हमें जयपुर से ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों के राजस्थान के बड़े पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी भी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों के बहुत ही जानकार पत्रकार हैं, हमें दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मनीष शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है इन राज्यों में, और दूसरा, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए हैं पहले फेज के, आप खुद को कहां पर पाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं पिछले करीब 1.25 महीने से छत्तीसगढ़ में ही हूँ, और जो बस्तर और दुर्ग संभाग की 20 सीटों पर चुनाव होता है, 20 सीटों पर। आप अभी भी छत्तीसगढ़ से ही बोल रहे हैं? जनता पार्टी, बिल्कुल, रायपुर में। गो अहेड। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों में से 15 से 18 सीटें जीतने जा रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार चलाई है, उसके नाते से आज छत्तीसगढ़ में भारी असंतोष है। 508 भूपेश बघेल, अगर आप अभी 508 गूगल पे डाल दीजिए तो सीधे भूपेश बघेल की फोटो और उनकी स्टोरी चलते रहती है। ये हाल है छत्तीसगढ़ का, और हमको पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता, मुझे लगता है मेरा, मैं परफेक्ट सुन पा रहा हूं, आप बोलते रहें। मेरी आवाज जा रही है? परफेक्ट आ रही है, आप बोलते रहें।
मनीष जी मैं सुन रहा हूं आपको, आप कंटिन्यू करें। मनीष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, मनीष जी से मेरा संपर्क टूट गया, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इन राज्यों में खुद के लिए क्या उम्मीद रखती है और आप खुद को कहां पर पाती हैं? देखिए विजय जी, जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं और जिस तरह का माहौल सामने आ रहा है उसमें मनीष जी वेट करिएगा, मैं प्रियंका के बाद आपके इधर पास उधर आता के हूं। मैं ये कह सकती हाँ गो एट प्रियंका जी, गो एट। कह सकती हूँ कि 5 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, 0 पर आएगी। और रही बात, अगर आप देखिए, इससे पहले जो है प्रधानमंत्री जी की चाहे स्पीच हो चाहे मुख्यमंत्री जी की स्पीच हो, जिस तरह उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद की बात की, तो मैं समझती हूँ कि नक्सलवाद जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी छत्तीसगढ़ में, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने दंश झेला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। किस मुंह से ये कहते हैं? आप आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद के चलते तो हमने अपने प्रधानमंत्री जी को खो दिया, एक नहीं 2 प्रधानमंत्रियों को खोया। तो इसलिए अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन और हाइप आप क्रिएट कर रही हैं आपकी पार्टी, ग्राउंड पर उतना दिख नहीं रहा। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से एक माहौल है और जनता जो, आप चाहे मध्य प्रदेश में देखिए जिस तरह से घोटाले की सरकार है, आज वहाँ के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह हैं उन पर क्या वो दांव लगाने लगा भी रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल सरकार हो चुकी है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज उनके पास लीडरशिप नहीं है, जिस तरह की लीडरशिप की बात करनी चाहिए कि आज मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है इनके पास, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, मैं समझती हूँ चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह आपस का कलह जो इनका दिख रहा है उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है। इन्हें अपने सांसद उतारने पड़ रहे हैं वहाँ विधायक चुनाव के लिए। कलह तो आपके यहाँ भी है, आपकी पार्टी के भीतर भी है, और आपके जो सहयोगी हैं अलायंस के वही कलह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो तक नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह का इनके अंदर उलझन है और ये पूरी तरह से समझ चुके हैं। तभी देखिए मुद्दे नहीं, आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं? ये नक्सलवाद मुद्दा उठा रहे हैं, ये आतंकवाद मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि पता है कि आप किसकी सरकार है केंद्र में आपकी सरकार है। आतंकवाद हैंडल करना आपका काम है, नक्सलवाद की अगर बात रही तो वो आपका काम है हैंडल करना। तो ये सारी चीजें अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो मतलब अपनी दामन पे तो दाग दिखा रहे हैं। 76% पोलिंग हुई है छत्तीसगढ़ में, इसका क्या मतलब है? याद रहती है, पर महाकाल मंदिर में जो घोटाला हुआ वो नहीं दिखता। 76% पोलिंग का क्या मतलब होता है? छुप रहे हैं, आपको ये नहीं दिखता। आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे ये जी बताएं। ये 76% पोलिंग का क्या मतलब होता है? असामान्य है ये तो। क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की पोलिंग सामने आ रही है उससे जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आ चुकी है, महंगाई से तंग आ चुकी है, इनके भ्रष्टाचार से। सरकार का सपोर्ट है कि खिलाफ है सरकार की? पार्टी में चले जा रहे हैं, बिल्कुल सरकार के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जिस तरह भूपेश बघेल के खिलाफ है, लोगों को पूरी तरह से नकार देंगे। भूपेश बघेल जी से ही तो असली दुश्मनी है इनकी। आप देखिए किस तरह से उनका मनीष मुझे वापस कनेक्ट हो चुके हैं, मैं मनीष शुक्ला के पास चलता हूं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आप देखिए दुर्ग बस्तर संभाग के भीतर कहीं आसपास मौजूद है। प्रियंका जी थैंक यू। प्रियंका जी शुक्रिया, सारी चीजें थैंक यू प्रियंका जी। मुसीबत बनी हुई है। देखिए जिन इलाकों में पोलिंग हुई है। ओके प्रियंका जी धन्यवाद। हाँ मनीष जी बोलिए। जिन इलाकों में पोलिंग हुई वहां की सबसे बड़ी समस्या तेंदू के तो पत्ते के जो संग्रहण करने वाले लोग थे उनको भूपेश बघेल सरकार ने धोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी दी है कि 5500 रुपए संग्रहण करने वाले को और 4500 रुपए बोनस देंगे और 3100 रुपए धान की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने देने की बात की है। और जो लोग संग्रहण करते हैं तेंदू के पत्तों को, हमारी सरकार थी तो हम चरण पादुका योजना और साड़ी का वितरण किया करते थे, जिससे भूपेश बघेल की सरकार ने बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त एक बड़ा विषय है, यहाँ पीएससी में घोटाला हुआ। यहाँ जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी थे, आपने देखा होगा कि नग्न परेड उन्होंने किया था पीएससी में। यहाँ कांग्रेस और उनके जो चहेते नौकरशाह हैं उनके बच्चों का सिलेक्शन होता है और तमाम ऐसे इशूज है जिसके नाते से आज छत्तीसगढ़ की जनता ने बन बनाया। चले राजस्थान, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट चुनाव जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और तेलंगाना में सर आपका कोई भी नेता मिजोरम में प्रचार करने नहीं गया सर, क्या कारण है सर? नहीं, मिजोरम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, गृह मंत्री जी गए,
और तमाम हेमंत बिश्व शर्मा जी वहां प्रचार करने गए, तमाम नेता वहां जा रहे हैं। लेकिन देखिए स्वाभाविक रूप से वहां ये जो आपकी तीन हालत राज्य इतनी हैं, वहां- पतली क्यों है? देखिए ब्रजेश जी, कोई हम कांग्रेस तो है नहीं कि जहां जो कंडीशन नहीं है जीत हार की, वहां भी हम ये कहें कि नहीं हम यहाँ जीत रहे हैं या हार रहे हैं। देखिए तेलंगाना में हम निश्चित रूप से मानते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है उसमें हम वहां बेहतर कर रहे हैं। हमने संगठन क्षमता को वहां मजबूत किया है और इस चुनाव में हमारा ओके, फुटबॉल मेरा भी अगला बढ़ेगा, सवाल है क्रिकेट भी आपसे बढ़ेगी। कि जो आपके पास रीजनल लीडरशिप है, जो आपके पास चेहरे हैं, आपके मुख्यमंत्री रहे हैं या अपोजिशन की इस वक्त लीडर हैं, आप उनके नेतृत्व में या उनकी लीडरशिप को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये चुनावी रणनीति है और चुनाव युद्ध में जीतने के लिए जो रणनीति माकूल होती है उसके अनुसार संगठन निर्णय लेता है। संगठन ने निर्णय लिया कि हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक हास्यास्पद स्थिति है। अभी प्रियंका जी भूपेश बघेल के पक्ष में बोल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने भूपेश है तो भरोसा है वो होर्डिंग्स हटा दी है, वो टी शर्ट बंटवाना बंद कर दिया है। यानी पर एक कांग्रेस चीज की क्लैरिटी दीजिए बात- मनीष जी कि अगर छत्तीसगढ़ में आपको बहुमत मिलता है तो क्या रमन सिंह मुख्यमंत्री होंगे? देखिए जब हम सामूहिक नेतृत्व में गए हैं तो चुनाव के बाद विधायक दल और नो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश। देखिए ब्रजेश जी, हमने तो क्लियर कट सामूहिक नेतृत्व की बात की है। तो सामूहिक नेतृत्व जब है तो अभी चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और नो विजया राजे वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान, वहां भी नहीं। ओके, देखिए ये सवाल कांग्रेस से होना चाहिए जो कहती है कि हम भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन चुनाव में पोस्टर सर 20-20 साल जिन्हें चीफ मिनिस्टर रखे उनको कहने में क्या गुरेज है सर? जब भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर गए हैं। थैंक यू मनीष जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जनता के विषयों को एड्रेस कौन कर रहा है? बहुत शुक्रिया। मैं आपको जयपुर लेकर चलता हूं। हमारे साथ ओम सैनी जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं राजनीतिक मामलों के। सैनी जी आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर क्या चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान में मेरा ख्याल है कि जो कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं 156 सीटें आएंगी, तो 156 आए या ना आए, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी राजस्थान में भारतीय कांग्रेस पार्टी की आएगी। क्योंकि जितना जो काम किए हैं कोविड के वक्त में, उसके बाद में जो अकाल राहत और ये महंगाई राहत कैंप वगैरह प्रारंभ किए हैं जी, उन सब चीजों के बड़ा असर है। संजीवनी और हेल्थ का जो वो जो गारंटी वाला सिलसिला, 7 गारंटियां जो है उनको लागू करने का जो सिलसिला है तो ठीक नहीं रहे बाबा। और वसुंधरा जी को साइडलाइन करके तो बिल्कुल ये समझिए कि शायद अगर जैसा मेरा ख्याल है कि एक बार भैरव सिंह जी के साथ में जो हुआ था कि 33 सीटों तक सीमित ना रह जाए सर। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट, ओपिनियन पोल और सर्वे हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ना देखिए, मेरा यकीन नहीं है। ओपिनियन पोल जो ये तो सारा पेड सब सिलसिला है। अब जैसे जो साहब बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम क्या आपका चैनल क्या बोलता है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे हैं। देखिए जा करके राजस्थान के 7 संभागों में घूमिए, 50 जिलों में जाइए, फिर देखिए कि कम्युनिटीज कैसे काम कर रही है, कम्युनिटीज कैसे जुड़ रही हैं। क्यों मैं बार बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाग के आते हैं? 11 बार तो नरेंद्र मोदी आ चुके, अमित शाह कल निकल के गए हैं और किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। उनका लेन देन नहीं है कुछ भी डेवलपमेंट से। वसुंधरा जी के रहते हुए बातें बनती थी बिकॉज आदमी का दर्द समझती है, राजस्थान की तकलीफें समझती है, उनकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन उनको तो बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ है। ऐसी स्थिति में आप कहाँ भारतीय जनता पार्टी की आपके मुताबिक सर अगर बीजेपी बिखरी हुई है तो क्या कांग्रेस सही दिशा में वहां पे काम करती है और उनकी लीडरशिप सही रास्ते? तो देखिए कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन बीजेपी जो बड़ा दम भरती है कि साहब हमारा चाल चरित्र और चलन और हमारा अनुशासन मिस कॉल से जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वो सब नाटकबाजियां हैं, उनका कोई कहीं स्टैंड ही नहीं है। अच्छे लोग जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया था उनको कॉर्नर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ संगठन का कहाँ मुकाबला हो रहा है? बहुत मुश्किल है। जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का इन लोगों ने कर दिया जो कमल के नाम पे, क्योंकि वसुंधरा जी को तो आपने बिल्कुल कोने पे बिठा रखा है। जो भी थोड़ा सा अपनी शक्ल आप ये कहना चाहते हैं अगर वसुंधरा जी को आगे किया होता तो थोड़ी स्थिति बेहतर तो कांटे की टक्कर हो सकती थी, अब नहीं है।
अब बिल्कुल साफ साफ लड़ाई साफ दिख रही है। वही कितने चक्कर लगा रहे हैं और कितनी हिंदू मुसलमान, जैसे कल अमित शाह कितनी बोल रहे थे, क्या क्या बातें बोल रहे हैं। हर डेवलपमेंट को कहते हैं कि स्कैम है, स्कैम। स्कैम देखना तो मध्य प्रदेश जाइए ना, व्यापम देखिए ना, और घोटाले देखिए ना, और पेपर लीक देखना तो गुजरात चले जाइए ना, वहां से देखिए, वो सब दिखता नहीं है। और जिस तरीके की नाटकीय मुद्राओं से अपनी बात कहते हैं, उससे जनमानस अब तंग आ चुका है, अब ज्यादा मोहित नहीं होता। शुक्रिया सैनी जी, हमारे साथ सर जुड़े रहिएगा। मैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार अरुण दीक्षित जी हमें आज फिर समय दे रहे हैं। आपका शुक्रिया दीक्षित जी, अच्छा लग रहा है आपको देख के। आपका स्वास्थ्य कैसा है, और दूसरा क्या चल रहा है सर, एमपी के मन में क्या है? अब देखिए, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ब्रजेश जी ये है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों जितनी आंतरिक कलह बीजेपी में है, चूंकि मैं 30 साल से यहाँ हूँ, सारे मित्र हैं, सबको देख रहा हूँ, लेकिन पहली बार बीजेपी का कांग्रेसीकरण हुआ है और उसका केंद्रीकरण भी हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और उनकी टीम रोज 2, 3, 4 सभाएं कर रहे हैं। बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग है, लगातार घेरा हुआ है और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी उसी तरह से की है और इसमें कोई शक नहीं है कि तैयारी के मामले में, साधन के मामले में, संसाधन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे है, क्योंकि इतना पैसा बीजेपी के पास है, उसका 10वां हिस्सा भी कांग्रेस के पास नहीं है। और जिस तरह की लीडरशिप, जिस तरह के लोग, आप देखिए कोशिश जो हो रही है वो, आज कल योगी भी थे यहाँ पर, हेमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, केशव मौर्य भी आए थे, तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पूरी टीम, राजनाथ सिंह, सब लगे हुए हैं। एक राज्य में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी है, चेहरा नरेंद्र मोदी है। दुर्भाग्य क्या है कि 17 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है, जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, बड़े भाजपा के प्रवक्ता के बड़े सम्मान के साथ में उनका भाषण सुन रहा था, वो बार बार सामूहिक नेतृत्व की बात कह रहे थे। तो ये सामूहिक नेतृत्व दिल्ली में जाके क्यों खत्म हो जाता है? एक राज्य में ही, राज्यों में ही सामूहिक नेतृत्व की बात क्यों हो रही है? और फिर वो नेता जो मोदी के समकक्ष हैं, समकालीन हैं, उनको एक साथ अचानक आपने किनारे कर दिया है। चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा राजे की बात हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात हो, या सर ये चर्चा इंटेलेक्चुअल्स के बीच है या मध्य प्रदेश की आम जनता भी लीडरशिप के मसले से कोई ताल्लुक रखती भी है? बहुत अच्छे से ताल्लुक रखती है। शिवराज सिंह चौहान को एक किनारे किए जाना स्थानीय जनता को अच्छा नहीं लगा है। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय नेता हैं, वो अपनी बात करते हैं। उन्होंने पहले के दौर में बिल्कुल किनारे किया शिवराज सिंह चौहान को। जब शिवराज सिंह चौहान ने पिछले महीने पलट के जवाब दिया, उसके बाद जाके ये स्थिति बनी है। भाजपा की ताकत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब जनता की बात आती है तो ग्राउंड लेवल पे अब वो सपोर्ट नहीं है। सर लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स, ओपिनियन पोल, सर्वे में कांग्रेस खुद को प्रोजेक्ट कर रही है या प्रोजेक्ट होते दिख रही है, ग्राउंड पर वो रिसाउंडिंग नहीं है सर। नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। ग्राउंड की जो बात है, ग्राउंड पे वो उस तरह दिख नहीं रहा, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में जब आप बात कर रहे हैं तो बड़ा फर्क है। मैं पिछले सप्ताह में कम से कम 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों से बात हुई है मेरी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कोई ये भाजपा, देखिए उनका बेस, उनका काडर, उनके लोग बहुत ज्यादा हैं, पर वोट देने वाले लोग तो नहीं है। वो जब वोट देने वालों से बात होती है तो वो कहते हैं इस बार नहीं, और बड़ा क्लियर कट है। हर एरिया में जितने इलाके हैं, चंबल, महाकौशल, बघेलखंड, मालवा, निमाड़, भोपाल, मध्य भारत, सभी में जो है बहुत कांटे की टक्कर है। कांग्रेस को जैसा 2018 में कांग्रेस जीती थी, बाद में चुनाव, तो आपका क्या मत है कि मध्य प्रदेश इस बार क्लियर कट मैंडेट देगा या फ्रैक्चर्ड मैंडेट देगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति आज है, आज 8 नवंबर को जो स्थिति है, अगले 8 दिन और हैं वोटिंग में, आज कांग्रेस जो है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर के बाद एज पर है। मैंडेट मिलेगा तो क्लियर कट मिलेगा, बहुमत मिलेगा, भले ही वो 3 सीट का हो, 2 सीट का हो, लेकिन इस बार बहुमत से नीचे कांग्रेस जाती नहीं दिख रही है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि इतनी ताकत बीजेपी ने झोंकी है। खुद नरेंद्र मोदी 4-4 सभाएं कर रहे हैं। ब्रजेश जी सोचिए, एक राज्य
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों, लेकिन मध्य प्रदेश में जितने होर्डिंग, जितना प्रचार, अभी शाम को अगर हम भोपाल की सड़कों पर निकल जाएं तो बीसियों रथ घूम रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस ढूंढने को नहीं मिलेगी। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अन्य दलों की भी कोई राजनीतिक स्थिति है मध्य प्रदेश में? मैं जैसे बसपा की बात करूं या मनीष शुक्ला जी का जो अपोजिशन है यूपी में, समाजवादी पार्टी, उनकी बात करूं, ये लोग कोई इंपैक्ट छोड़ रहे हैं या फिर ऐसे ही लड़ रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं एक बात बताऊं ब्रजेश जी कि उत्तर प्रदेश के जो दल हैं उनमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनके पॉकेट्स में इनका इन्फ्लुएंस था। 1993 में बहुजन समाज पार्टी के 12 विधायक मध्य प्रदेश में चुने गए थे। 91 में उनका लोकसभा का खाता मध्य प्रदेश की रीवा सीट से खुला था। 96 में 2 लोकसभा सदस्य मध्य प्रदेश से चुने गए थे, जिसमें सतना और रीवा थे। रीवा मतलब बघेलखंड, विंध्य, इसके बाद चंबल, बुंदेलखंड, इन इलाकों में इन दोनों दलों का, लेकिन बीएसपी का ज्यादा प्रभाव रहा, समाजवादी पार्टी का उतना नहीं रहा। पर आज की स्थिति है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2 प्रत्याशी बीएसपी के जीते थे और 1 समाजवादी पार्टी का। तो जो समाजवादी पार्टी का 1 प्रत्याशी जीता था वो कांग्रेसी था, और जो बीएसपी का जो एक जीता था भिंड से वो बीजेपी का था। अब वो फिर बीच में, तो परिस्थिति जो पहले बनी थी आज की तारीख में बीएसपी और बीजेपी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के उन नेताओं पर निर्भर है जो चुनाव के वक्त टिकट ना मिलने की वजह से शिफ्ट करते हैं और दूसरी पार्टियों में जाते हैं। इस बार शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर, थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। कर्नल शरद शरण हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवाड़ी के अलावा तो और कहीं दम दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ब्रिजेश जी, आज जो सोशल मीडिया पे निवाड़ी में हजारों लाखों की जो भीड़ की फोटो घूम रही हैं, आपके मोबाइल पे भी स्क्रॉल हुई हैं। आज वो भी थे उधर। आपने देखा होगा कि शाम को हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दलितों और आदिवासियों के गांव में भी गए हैं, और जिस तरीके की मार्मिक फोटोग्राफ्स लगातार सोशल मीडिया पे जा रही हैं, वो इस बात का संदेश है कि कम से कम हमारे देश में 2 पार्टी सिस्टम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं हो सकता। हम बहुत बहुप्रतिभा के देश हैं, हर राज्य का अपना आचरण है, अपना संस्कार है, अपना व्यवहार है, अपनी जीवन पद्धति है। तो आप इतना एग्रेसिवली कैंपेन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, खिसियाए हुए हैं, गुस्से में कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं, या खुद भी कुछ करना चाहते हैं? वो ऐसा लगता है कि आप गुस्से में वहां ज्यादा कैंपेन कर रहे हैं। नहीं, वो दीक्षित जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की जो जन भावनाएं हैं, जो मन की बात है, उसका सम्मान रखते हुए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से उतरे हैं, और सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि देश को ये संदेश देना जरूरी है कि सिर्फ राष्ट्रीय दल ही राष्ट्रीय परिवेश में नहीं है राजनीति के। अगर छोटे दल संघर्ष नहीं करेंगे, लोग कह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा अगर वहां पर वोट काटने में कामयाब हुए तो कांग्रेस को नुकसान होगा। नहीं, ये बहुत गलत इल्जाम है। देखिए, अगर आ रहा है कि हम वोट कटुआ हैं, सर मैंने नहीं कहा, आप खुद से कह। नहीं ब्रजेश जी, हम लोग नहीं बोल सकता, हम लोग दबे इस तरह की भाषा में नहीं बोलता। हम लोग दबे कुचले समाज के, जिनकी कोई आवाज नहीं है, राष्ट्रीय दलों तक जिनका पहुंचना, जिनकी देहरी और दरवाजे पे पहुंचना नहीं हो पाता है, हम उनके लिए संघर्ष। बहुत शुक्रिया। मैं नीलू रंजन जी के पास चलता हूं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं। नीलू जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, मुझे तेलंगाना की तस्वीर समझाइए। सर, मैं लास्ट टाइम भी आपसे तेलंगाना के विषय पे बात कर रहा था, और अभी जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं सर, अब डाउटफुल है कि मतलब बीआरएस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ काफ़ी बेटर करती दिख रही थी। क्या वाकई में ग्राउंड पे ये तस्वीर है, या बीआरएस वहाँ अनस्टॉपेबल है? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस वहाँ आगे है, और मैं लगभग 1-1.5 महीने से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कांग्रेस आगे है। लेकिन अब जो स्थिति आई है वो तेलंगाना का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी भले सभी सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा करे, लेकिन वो 30 सीटों पे कंसंट्रेट कर रही है, और वो हैदराबाद सिकंदराबाद वाले रीजन पे है, और उसकी कोशिश ये है कि उस क्षेत्र में, एरिया में कम से कम 10 सीटें जीते। और अगर 10 सीटों पे बीजेपी जीतती है, अगर जीतती है, और 7 सीटें आपकी ओवैसी जी की हो जाएंगी, जो वो जितना उनको है, तो आपका मुकाबला जो है वो 102 सीटों पे होता है, और 102 सीटों में 60 सीटें लाना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां जो मुकाबला है, जो रिजल्ट आएगा वो दिलचस्प होगा।
देखना यह होगा ये कि किस तरह की बीजेपी दिलचस्पी हो जो सकती, क्या कितनी पोस्ट सीटों पोल पे कांग्रेस को अलायंस नुकसान पहुंचाती है। केसीआर की पार्टी का, जिनका दो आपने नाम बताए उनके साथ हो पाएगा? केसीआर को बीजेपी बनवाएगी अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट हुआ तो? वहां अलायंस की संभावना मुझे नहीं दिख रही है जी। वहां अलायंस की संभावना इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वहां बीजेपी, अगर सरकार नहीं बनी किसी की, अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो राष्ट्रपति शासन में 6 महीने बाद जो इलेक्शन होगा 5 महीने बाद लोकसभा का, उसमें बीजेपी अपर हैंड रहेगी। लेकिन अभी नहीं कह सकते त्रिशंकु आ रही है। हो सकता है कि बीआरएस की सरकार बन जाए, हो सकता है कांग्रेस की बन जाए, क्योंकि जो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कम से कम 30-35 सीटों पे तो बीजेपी। सर मुझे थोड़ा आश्चर्य इस विषय पर है, सीटों पे तो और अभी भी अचरज है कि जो पार्टी लास्ट जी असेंबली इलेक्शन में 120 में से 103 सीटें जीत कर आई हो, 103, वो पार्टी अब कैसे कमजोर हो रही है? कारण क्या है? एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जो है वो जनमत उनके खिलाफ है, जनमत बदलाव चाहती है। कांग्रेस वहां रेवंत रेड्डी बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं और कांग्रेस एक विकल्प के रूप में आया है, और कांग्रेस वहां कोई तेलंगाना के विरोधी नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ही जब केंद्र में थी तो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। लेकिन चूंकि लंबी लड़ाई जो है वो लड़े थे तेलंगाना राज्य के लिए केसीआर, तो इसलिए वो मुख्यमंत्री बने और 2 बार उनको मौका भी मिला। इस बार वहां जनता जो है वो बदलाव का मन बना चुकी है। सर अब छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश बीजेपी का फंसा और है, राजस्थान के बारे में मैं दिख रहा आपकी है। ओपिनियन जानना चाहता हूं कि इन राज्यों में क्या हालात हैं इस वक्त पॉलिटिकली? देखिए, राजस्थान के बारे में मैं 1 महीना पहले से आपको बोल रहा हूं, 1.5 महीना पहले से, कि लगातार वहां भाजपा आगे है, भाजपा जीत रही है, जनता वहां बदलाव का मन बना चुकी है। जितने ओपिनियन पोल हैं वो सब में बात सामने आ रही है। बात रही मध्य प्रदेश की, तो 15-20 दिन तक पहले अरुण दीक्षित जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका मैं सम्मान करते हुए कह रहा हूं कि 15-20 दिन पहले तक कांग्रेस का एज था, लेकिन आज की तारीख में भाजपा का एज है मध्य प्रदेश में। लेकिन कांटे का मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। जहां तक रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो 20 सीटों पे कल चुनाव हुआ है, उसमें एक बात ध्यान देने की है कि उसमें 18 सीटें कांग्रेस ने जीती थी पिछली बार। अब उसमें सीटें घट रही हैं। कुछ लोगों का जो हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से 8 बीजेपी और 12 कांग्रेस हो सकती है, 9 बीजेपी 11 कांग्रेस हो सकती है। अगर सर मुझे ये समझाइए हुआ कि ट्राइबल बेल्ट्स में जो घोर नक्सलाइट इलाका हो, वहां पर 76% पोलिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले जो पोलिंग होती थी वो नक्सल बेल्ट में बूथ नहीं बनाया जाता था, गांव में बूथ कहीं और बनाया जाता था और वहां से लोग आकर के उस बूथ पे पोलिंग करते थे। पहली बार यह है कि जो नक्सल का जो बेल्ट है उसमें जो गांव है वहां उनके गांव में जाके पोलिंग बूथ बने हैं और वो अपने घरों से निकल के बिल्कुल बगल में उन्होंने वोटिंग डाला है, इसलिए परसेंटेज बढ़ा है। वहां सिक्योरिटी का जो सुरक्षा का जो माहौल आया है, इसके कारण शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या जानकारी आपको इन 5 राज्यों से मिल रही है, और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि किस तरह के ग्राउंड जीरो पर समीकरण है? ब्रजेश जी, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये चुनाव जीत हार के आगे जाकर एक परसेप्शन का चुनाव है। इस देश में इस चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ये 5 राज्य उन चुनावों की दशा और दिशा तय करेंगे कि भारत में लोकसभा का जो चुनाव होगा, इन 5 राज्यों के मैंडेट पर उसका बहुत असर आएगा। ये तय होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी और कांग्रेस किस तरह के मुकाबले में रहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के इलाके में जहां शेरों का अभयारण्य है, वहां ग्वालियर और पन्ना संभाग में वो एक नारा चल रहा है कि टाइगर जिंदा नहीं, टाइगर शर्मिंदा है। अब ये किसके लिए है ये लोग समझ जाएं, लेकिन ये जरूर है कि ये 5 राज्यों की चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए करो और मरो वाले चुनाव हैं। बीजेपी हिमाचल और कर्नाटक में 2 राज्य हार के आ रही है, उसके कांग्रेस का मनोबल ऊंचा हुआ, लेकिन कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ विवाद में फंस गई। 3 राज्यों में जो हिंदी भाषी हैं
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहले भी कांग्रेस तीनों जीती थी यहाँ पिछले चुनाव में, बाद में एक बीजेपी के में चली गई मध्य प्रदेश। अब तेलंगाना में जब से जीत की उम्मीद दिखी है तब से कांग्रेस के सुर बदल गए हैं और आप ये कह सकते हैं कि अपने सहयोगियों के साथ भी अहंकार से पेश आना, भाषा का बदलाव, अभी परिणाम आना बाकी है। ये थोड़ा जल्दबाजी में कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सबसे कमजोर थी क्योंकि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस में आपसी गुटबाजी थी, उसका फायदा बीजेपी वहां सरकार बनाकर लेना चाहती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में वो मेकअप की ओर बढ़ी। ये एक बड़ा चमत्कार है, ये संसाधनों का चमत्कार है, सरकारी मशीनरी का चमत्कार है। कैसा है ये वहाँ के लोग और पत्रकार लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लड़ाई लोग, जो लोग और सारे लोग हैं, सब मानते हैं कि वहाँ पर अभी कांग्रेस शायद रिपीट होगी, उसको एक तरफा भी वहाँ पर मिल रहा है समर्थन। ब्रजेश जी, अगर 3 राज्य में भी कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस इस देश में एक माहौल पैदा कर ले जाएगी। हालांकि कांग्रेस 5-0 से जीतने का दावा कर रही है, लेकिन क्या कोई ऐसी लहर दिखती है, क्या कोई ऐसी आंधी चल रही कि कांग्रेस पूरा सफाया करने पर आमादा है इस देश में? मोदी लहर की तरह 2014 की तरह कोई ऐसा आंधी तूफान दिख रहा है? थोड़ा कांग्रेस हो सकता है ज़्यादा डिमांड कर रही है, ज़्यादा बोल रही है। अभी उसमें इतनी उम्मीद, इतनी लहर, इतनी ताकत ऐसा दिखता नहीं को 5-0 से सफाया कर देगी सबका। ये जरूर है कि मनोबल बढ़ाकर वो आई है। बीजेपी के लिए ये करो और मरो का चुनाव इसलिए है क्योंकि 10 साल केंद्र में होने जा रहे हैं। तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये 5 राज्य बड़ी अहमियत रखते हैं। लगभग 85 से 87 लोकसभा सीटें इन 5 राज्यों में आती हैं और इसमें मात्र 4 से 5 सीट विपक्ष के पास है, बाकी 80 से 82 सीट पे भाजपा काबिज रही है। अगर कांग्रेस कहीं जीतती है हिंदी भाषी राज्य में या तेलंगाना में तो बीजेपी को लोकसभा में अपना गणित ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में तो पूरा रहा, मध्य प्रदेश में 1-2 कम है, बाकी सब जगह बीजेपी वैसे रही है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये जरूर है कि कांग्रेस को मायावती मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लड़ रही उतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ उसको सपा के लड़ने से है, क्योंकि कांग्रेस को मायावती में दलित वोट दिखाई पड़ रहे हैं। वो दोस्ती की संभावना के नाते मायावती से उतनी उसको दर्द नहीं महसूस हो रहा है। उसको आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। अब ये भी जानती है कांग्रेस की मायावती के पहले भी उसने विधायक तोड़ के अपने मिलाया, राजस्थान में भी मिलाया, मध्य प्रदेश में भी मिलाया था। तो दोनों एक दूसरे के लिए बाहर आपस में सहयोगी साबित हो चुके हैं। ब्रजेश जी, तेलंगाना में ऐसा चमत्कार होगा जो 103 सीट वाली पार्टी हार जाएगी, 70 बाहर चली जाएगी, तो एक नया ट्रेंड भी वहां की राजनीति में शुरू होगा अगर ऐसा माहौल बनता है तो जी। वैसे लोग कहते हैं कि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। तो ये बात तो है, लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन अनुमान भी चल रहे हैं और भाजपा ने बहुत सारे अनुमानों को बदला है। उनके पास चाणक्य हैं, उनके पास मोदी हैं, तमाम योगी हैं। ये लोग माहौल बदलने की कोशिश में लगे हैं। परिणाम देखिए 4 दिसंबर को पता लगेगा, 3 तारीख को। लेकिन जी। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साधु संत भी चुनाव लड़ रहे हैं, नेता अभिनेता भी लड़ रहे हैं और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी लड़ रहे हैं। परिणाम आएगा सामने और सुनिएगा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए और कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। और ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूं पैदल, मैं खुद को बस गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। और अब तो
बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं कि 5 राज्यों का जो चुनाव चल रहा है उसमें मिजोरम में चुनाव हो चुका है, वहाँ का वोट लॉक हो चुका है। 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है। अब बचे 4 राज्यों में, जिसमें आधा छत्तीसगढ़ निपट चुका है और आधे से अधिक का चुनाव भी बाकी है। क्या राजनीतिक तस्वीर है? क्या वर्तमान सरकारें बदलेंगी या फिर इन्हें कोई रिप्लेस करने वाला है, या फिर ये अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव के पहले आप ये दावा करते थे कि 5 राज्यों में एक तरफा चुनाव है, पर एक तरफा तो कहीं से नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। आप खुद ही चारों तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ब्रिजेश जी, जो 20 सीटों का चुनाव हुआ है अभी छत्तीसगढ़ में, उसमें 15 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं 1.25 महीने से यहाँ हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार किया है, आज मैंने कहा ना ब्रिजेश जी, गूगल पे 508 डालिए, आपको ध्यान में आ जाएगा किसकी फोटो किसकी स्टोरी चलने लगती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली विन करने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। वहां 100 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सरकार बनाएंगे। हाँ, तेलंगाना में हम अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, वहां सीट बढ़ेगी हमारी और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो 2 राज्य आप गिव अप कर चुके हैं, मिजोरम और तेलंगाना। आप कहते हैं 3 में आप सरकार बनाएंगे, यही कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि तेलंगाना में हमारी वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी और एक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में खड़ी होने जा रही है। कभी ऐसी परिस्थिति बनी तो क्या बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी को आप पोस्ट पोल कोई मदद कर सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी ये काल्पनिक सवाल है। क्यों काल्पनिक है? नहीं, अभी जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता। आप ना भी तो कह सकते हैं, आपका वैचारिक मतभेद, आप कहिए बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम तो वहां, लेकिन आप कह रहे हैं ये काल्पनिक सवाल है। नहीं, हमारी समान दूरी कांग्रेस और बीआरएस से समान दूरी है, क्योंकि दोनों का चरित्र एक है, दोनों भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी पार्टी से समझौता नहीं। और आप ये खुलकर कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आप तेलंगाना में कभी केसीआर के साथ खड़े नहीं होंगे? भारतीय जनता पार्टी वहां स्वयं चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। ऑलराइट, मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं। प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देखिए, आप तो पहले ये बड़ा दमखम दिखा रहे थे कि 5-0, पर आप खुद ही कई जगह पर बड़ा डिफेंसिव हैं, तो फिर किस बात के लिए 5-0 कर रही थी? देखिए, 5-0 तो हम अभी भी टिके हुए हैं। कैसे? आप देखिए कि मिजोरम में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी किस तरह से डरा हुआ महसूस करती है। क्यों? क्योंकि मणिपुर पर चुप्पी साध रखी थी। आज उनके नेता मंत्री भी नहीं जाने को करते हैं। आप देखिए कि जितने भी पुराने नेता हैं उन पर ये दांव लगाने के लिए रेडी नहीं है। तो हकीकत तो ये है कि भ्रष्टाचार की जब ये बात करते हैं तो खुद के गिरेबान में झांक कर नहीं देते कि भ्रष्टाचारियों को किस तरह से अपनी पार्टी में समेट लिया और वॉशिंग मशीन से धुलकर अपनी पार्टी में रख भी लिया। तो भ्रष्टाचार पे तो ना ही बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जब एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी की सारी उंगलियां इनकी तरफ इशारा करती हैं। तो हकीकत ये, महंगाई एक मुद्दा है, किसानों को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, एमएसपी पे ये बात ही नहीं करते। ये बात किस पे करते हैं? जातीय जनगणना पर अगर आज इनसे पूछे तो इनको साफ सूझ जाएगा। हकीकत ये है कि ये जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। जनता महंगाई से ग्रसित है। त्योहार का सीजन चल रहा है, प्याज के दाम कहाँ जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था प्रियंका जी, उसमें मैंने ये पढ़ा 112 की जो बच्चियां हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं, पर कोई पुरसाहार लेने वाला नहीं है। मेरा एक सवाल लेने मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब नहीं है ना महिलाओं से कोई मतलब है ना। मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे बड़े टॉप रीजनल लीडर हैं जो खुद को कांग्रेस से शायद बड़ा मानते हैं या कांग्रेस आला कमान की सुनते नहीं हैं। मैं बात अशोक गहलोत की कर रहा हूं, मैं बात कमलनाथ की कर रहा हूं और मैं बात भूपेश बघेल की कर रहा हूं। ये क्या कांग्रेस से बड़े हो गए हैं या इन्हीं का मतलब इन राज्यों में कांग्रेस है? देखिए, मैं समझती हूँ कि आप जिन टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री का चेहरा है अपने अपने राज्यों में। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस हमेशा से डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, अपने नेताओं को भी सुनती है और अपने कार्यकर्ताओं को भी सुनती है।
तो मुझे लगता है कि ये जो चेहरे हैं, इन्हीं पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे पास चेहरे भी हैं, हमारे पास नीति भी है, हमारे पास मैनिफेस्टो भी है, लोक कल्याणकारी नीतियां भी हैं, 500 रुपए का सिलेंडर भी दे रहे हैं किसानों के लिए, जो है उनकी कर्ज माफी भी कर रहे हैं, अगर तेंदुपत्ता का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, हर तरह से हम सुविधाएं दे रहे हैं। हम बात जनता की कर रहे हैं, हम बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर रहे जो चोरी की सरकार सीबीआई के दम पे बना रही है। शरद शरण जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो आपके साथ मध्य प्रदेश में कांड हुआ, उत्तर प्रदेश में भी वही आप नीति दोहराएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे कांग्रेस के साथ, अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में साथ जाना हुआ तो? ब्रजेश जी, आज हमारे साथ काफी वरिष्ठ पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं। सर मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर उन पे चले जाना। सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले राउंड में मुझे समय नहीं मिला, तो मेरा आपसे थोड़ा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा इस बार। देखिए, ऐसा है, मोटा मुद्दा समझ लीजिए। इस बार का ये जो वीरेंद्र जी ने जो भी बोला है, मैं उससे बहुत ज़्यादा अधिक सहमत हूँ। ये चर्निंग हो रही है और लोकसभा के चुनाव की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने के लिए दिल्ली की एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, इसलिए कुछ इनके पास बचा नहीं है। और बार बार जो हमारे साथी गूगल की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि जो माइनिंग की, प्रेशियस मेटल्स की माइनिंग की पॉलिसी चेंज हुई है छत्तीसगढ़ में, उसको एक बार गूगल करके देख लीजिए, तो अडानी जी का और मोदी जी का नाम अपने आप आ जाएगा। जो 76% वोट, जो आप लोग 76% वोट की लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये मनीष जी मेरा आपसे निवेदन है, बीच में मत बोलिए, आपको समय मिलेगा, अपने समय में आपने बोला, मेरा आपसे निवेदन है, मुझे अपनी बात समाप्त शरद जी बोलिए। तो जो वहां पे 76% वोट हुआ है, जो आदिवासी क्षेत्रों में, मैं भी अर्धसैनिक बल और काफी लोगों के संपर्क में हूं, तो जो आदिवासियों ने वोटिंग किया है, ये पॉलिसी की वजह से जमीन पे जो असर आया है। आप मिलिट्री में रहे ना पहले? जी, ओके। नवरत्नों से वहां की माइंस को लेकर के प्राइवेट कंपनीज को उनका अलॉटमेंट किया गया है, और उसका जो जमीन पे असर आया है, पत्रकारों के थ्रू पता करिएगा तो पता चलेगा। दूसरी बात, 76% पोलिंग का क्या मतलब होता है? मैंने कहा ना, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है नवरत्नों के पास। सरकारी जो माइंस होती हैं, उनकी पॉलिसीज देखिए, अब इनको वहां पे दर्द हो रहा है जहां होना चाहिए, इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। क्या स्थिति इसके आप बात कंप्लीट करें, आप शरद जी बोले, डिबेट में चलता है। देखिए, ऐसा है, कंटिन्यू। वहां पे नवरत्नों के पास माइंस थी, सरकारी माइंस थी, इन्होंने वहां पे माइनिंग पॉलिसी चेंज करके प्राइवेट एजेंसीज को दी है, और वो भी केंद्र सरकार ने किया है, राज्य गई है, केंद्र सारी प्रेशियस मेटल्स की माइनिंग है। बहुत बड़ा घपला है, लगातार सोशल मीडिया पे चला भी है, और वहाँ कहीं ना कहीं क्षेत्र में इसकी वजह से तब्दीलियां हैं, जो सरकारी कंपनियों से उनको पैसा मिलता था, वो अब नहीं मिल पा रहा है। शरद जी, फार्मूला फिर यूपी में क्या है? मैं आपको, मेरे को 30 सेकंड और दीजिए, मैं बिल्कुल मुझे सवाल का जवाब, मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, पिछड़ों में एक जाति के खिलाफ बाकियों को लामबंद करना, दलितों में एक जाति के खिलाफ बाकियों को लामबंद करना, इन सबसे मन भर गया है। अब जातिवार जनगणना की बात हो रही है, लगातार सोशल चर्निंग हो रही है। हर बिरादरी को, हर समाज को अपना हक चाहिए, साधन चाहिए, संसाधन चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पीडीए के माध्यम से इंडिया अलायंस अब लोकसभा की तैयारी कर रही है, लड़ रही है, अरुण जी को स्क्रीन पे लाया जाए। धन्यवाद, जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी को लाया जाए। अरुण जी, मैं सेकंड राउंड में आपसे सर समझना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि संभाग वार अगर देखें, मध्य प्रदेश को चेक करके देखें, और जिस तरह से सिंधिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनकी तारीफें हो रही हैं, अगर बीजेपी के पास बहुमत आता है या सरकार बनाने की स्थिति होगी, तो क्या मैं मानूं कि शिवराज चौहान को रिप्लेस करके सिंधिया को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? ऐसी संभावना है अगर बहुमत आता है तो? देखिए, पहले मैं एक बात करूं, ब्रजेश जी, ये देखिए, वही सिंधिया तो सबसे बाद में वहां पहुंचे हैं। उनकी दादी ने इस पार्टी को स्थापित करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, भारतीय जनता पार्टी की। तो उनकी बड़ी बुआ को राजस्थान में किनारे कर दिया गया है। उनकी छोटी बुआ जो शिवपुरी से विधायक थी, मंत्री अभी भी हैं, उनको उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और जिस संभाग में, जो ग्वालियर का जो 34 सीटों का इलाका है, जहां पर ये सब सिंधिया जी का प्रभाव था, पिछली बार कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, वहां बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। तो ये सवाल अभी देखिए, मोदी जी कहते हैं कि सिंधिया जी उनके दामाद हैं, वो सब है, लेकिन जमीनी स्थिति ये है कि सिंधिया जी बहुत कड़ी लड़ाई में फंसे हुए हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा ताकतवर नेता अगर किसी नेता के
स्कूल कॉलेज आके उसकी प्रशंसा कर रहा है सर, तो मैं क्यों ना मानूं कि वही अगले नेता हैं मध्य प्रदेश के। अच्छा, फिर आप वसुंधरा राजे को किनारे क्यों कर रहे हैं? यशोधरा राजे क्यों घर बैठा दी गई? या तो परिवार में फिर वही स्थिति हुई। ये तो वही चीज मैं भी कह रहा हूं कि ये दिखाने की बात है, ये कहने की बात है। सवाल तब ये कि जब उस इलाके की जनता, मैं जो कहने जा रहा था, आप मेरी बात सुने, उस इलाके की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने नरेंद्र मोदी नहीं है, वहां स्थानीय स्तर पर कांग्रेस है, उतनी बराबर पर बीजेपी भी है, क्योंकि बीजेपी से लगातार वो लड़ते रहे थे, आज बीजेपी में है। इस वक्त मध्य प्रदेश में एक महाराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है और एक भाजपा है जो मोदी जी की भाजपा है। तो बड़ी समस्या ये है कि लगातार ये कहा जा रहा है, क्या कांग्रेस में एकता है सर, और कांग्रेस क्या सही दिशा में चुनाव प्रचार अभियान को बढ़ा रही है या वहां भी गुटबाजी है? दीक्षित जी, देखिए, कांग्रेस का चरित्र ब्रजेश जी, मैं 40 साल से देख रहा हूं, कांग्रेस में अगर गुटबाजी नहीं होगी तो वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में सब कुछ है, इसके बावजूद जनता जो है इस बार, कांग्रेस के भीतर एक विपक्ष खुद ही रहता है सर, बस अब है, लेकिन वो इस बार वो गुण बीजेपी में आया है जो मैं महसूस कर रहा हूं। बाकी स्थिति है कि कांग्रेस के साथ इस बार जनता है, जनमानस है। जो नीलू भाई ने कहा कि एज जो था और आज की, मैं भी वही कह रहा हूं कि कांटे की टक्कर है। मैं ये नहीं कह रहा कि 230 में 180 जैसी 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में जीती थी वैसी जीत जाएगी बीजेपी या कोई कांग्रेस। कांटे की टक्कर है, 120-25 का ही खेल होगा। ओके सर, मैं नीलू रंजन जी को इनवाइट करता हूं डिबेट पे। सर थोड़ा वक्त का भी अभाव है। मैं एक बात और कह रहा हूं कि पिछली बार सिर्फ 4,500 वोट का अंतर था जिसमें कांग्रेस की सरकार बन गई थी, बीजेपी की चली गई। ओके, नीलू रंजन जी आप मुझे बताइए सर, अरुण जी की किन किन बातों पे सहमत और असहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि जहां कांटे की टक्कर होती है वहां पे साफ साफ कुछ भी कहना मुश्किल होता है। जैसे जहां पे 2,000-4,000 वोटों से हार जीत का अंतर हो और जहां पे 4 लाख या 3 लाख वोटिंग हो रहा हो, तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। दावे अपने अपने होते हैं जो, लेकिन एक बर्ड व्यू देखें, एक चिड़िए की निगाह से अगर ऊपर से देखें तो आपको ये लगेगा, जो मुझे फील यहां से हो रहा है, कि 15 दिन पहले बीजेपी थोड़ा सा पीछे थी, अब बीजेपी वहां एज में है। जहां तक रही बात कि भाई झगड़े हैं आपस में, भाजपा जो है शिवराज हो गई है, महाराज हो गई है, तो सभी पार्टियों में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या, मतलब बात सिर्फ यह है कि जनता क्या जनता भाजपा के खिलाफ है? क्या बदलने का मन बना चुकी है? वो बिल्कुल नहीं दिख रहा। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी भी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप देखें कि संगठन के बल पे अगर चुनाव हो रहा है, प्रचार के बल पे चुनाव हो रहा है, तो अरुण दीक्षित भाई खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा इसमें आगे है। ग्राउंड पे, जमीन पे, जो बूट जिसको कहते हैं ना कि लेग वर्क, उसमें भाजपा आगे है, उसका असर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि पिछली बार के चुनाव जो हुआ था उसमें आप देखेंगे कि 0.6% वोट भाजपा को ज्यादा था और 6 सीटें जो है 5 सीटें कांग्रेस को ज्यादा थी। पिछली बार कई, बहुत शुक्रिया सर। मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड दे पाऊंगा सर। मनीष जी गो अहेड। नहीं दिख रही है। थैंक यू सर। मनीष जी 20 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, बड़ा आश्चर्य है, जिस पार्टी में मंच पर बैठकर एक नेता दूसरे नेता के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हो, वहां से वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि लड़ाई भाजपा में है। देखिए, अरे कंपटीशन तो अच्छी बात है, कंपटीशन तो होगा ही होगा। हाँ, मैं दूंगा सर, कंपटीशन तो होगा ही होगा, लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि कपड़े फाड़ने की बात, दिग्विजय जी के बेटे को के कपड़े फाड़ने की बात हो रही हो। थैंक यू मनीष जी, वक्त का अभाव है, कृपया थोड़ा सहयोग करें। दीक्षित जी सर 15 सेकंड में खत्म कर लो सर, बहुत टाइम खत्म है। मैं कह रहा हूं कि जो मंच की कहीं बात नहीं थी, जो बात भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, वो एक ग्रुप के भीतर जो उन्होंने कहा था कमलनाथ ने कि जाके दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, और बाद में मंच पर जो हुआ था, बोले मैंने गाली खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दे रखा है। ये दोनों का मजाकिया लहजा था। देखिए, जो कांग्रेस है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। ओम सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाए, उनका भी बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।